आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल लेता है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल लेता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। जो कुछ पहले हो चुका है अब फिर वही सब कुछ हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि खिलाड़ी बदल चुके हैं। तब्दीली का ढिंडोरा पीटा जा रहा था, लेकिन नए पाकिस्तान में भी मेरिट के साथ वही फुटबॉल खेली जा रही है जो पिछलों ने खेली थी। इस दफ़ा मेरिट का ये जनाजा सुबह पंजाब से निकला है। पंजाब पुलिस ने अपनी आईजी की विकेट ले ली है और इस मरतबा आईजी साहब जो हैं वो, उनका नाम था मोहम्मद ताहिर, उन पर इल्ज़ाम धर दिया गया कि जी ये पुलिस इस्लाहात में नाकाम हो चुके हैं। अब पुलिस इस्लाहात में नाकामी इतनी जल्दी कैसे साबित हो गई, ये एक अच्छा सवाल है। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँ, मेरिट के बारे में इमरान खान साहब जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे, जब वो कंटेनर पे हुआ करते थे, हमें ये बताते थे कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जो कायद का पाकिस्तान है। जब वो ये बताते थे कि आप मुझे एक दफ़ा वोट दे के देखिए, उसके बाद मैं आपके साथ क्या कुछ करूँगा। जब वो ये इंडिया दिया करते थे कि जो मेरी और आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों को रुलाऊंगा, हम समझ रहे थे कि पड़ोसियों की बात हो रही है, लेकिन वो दरअसल हमारी बात हो रही थी। मेरिट के बारे में खान साहब क्या कह रहे थे, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। जिस तरह हमने केपी की पुलिस में किया, केपी की पुलिस का सबसे बुरा हाल था। तालिबान के सबसे ज्यादा अटैक्स थे उस वक्त केपी की पुलिस के खिलाफ 2013 में, और हमने सिर्फ और सिर्फ उसको आइसोलेट किया पॉलिटिकल प्रेशर से, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करने दी। और बड़ा मुश्किल था क्योंकि हमारे पॉलिटिकल क्लास यूज्ड टू है कि अपना आते साथ ही अपना थानेदार रखवाते हैं, अपने लोग रखवाते हैं। वो हमने सारा चेंज किया, बर्दाश्त किया प्रेशर। अब अपने हमारे एमपी से प्रेशर आया बहुत, वो सारे चाहते थे नहीं जी ऐसे तो हम इलेक्शन ही नहीं जीतेंगे। उनको हमने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन किया, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको डीपोलिटिसाइज की अपनी पुलिस को। एनटीएस का सिस्टम ले, मेरिट पे सिलेक्शन हो गई, नहीं तो अपने पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती करवाया जाता था। पोस्टिंग ट्रांसफर सारी आईजी के हाथ में कर दी, और आपके सामने है वो मिसाल बन गई पुलिस फोर्स। आज वो एक मॉडल पुलिस फोर्स है। वो इंशाल्लाह वही चीज बाकी पंजाब और सिंध और इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अंदर लेके आएंगे। क्रिकेट के अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा मैंने सीखा वो शौकत खानम बनाने में और चलाने में सीखा। और उसमें आज अगर वो हॉस्पिटल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है और जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो कि सिर्फ एक या दो और पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स को मिला हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हॉस्पिटल के अंदर टोटल मेरिटोक्रेसी है, किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है। कोई अगर मैं नहीं इंटरफेयर करता, किसी को भी नहीं करने देता। तो जब एक हॉस्पिटल, कोई भी इंस्टीट्यूशन मेरिट के ऊपर चलती है, वो खुद ही ऊपर आ जाती है। आप जब मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स करते हैं, ऊपर चली जाती है। साउंड बाइट जरा चेंज हो गया। इस वक्त इमरान खान साहब वाकई वज़ीर आज़म थे, सिविल सर्वेंट से खिताब हो रहा था, अपोजिशन लीडर वाला ये साउंड बाइट नहीं था। लेकिन टेक्निकली ठीक भी है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होने के बावजूद अपोजिशन में, क्योंकि उनका लबो लहजा जो है उस बात की गम्माजी करता है। मेरिटोक्रेसी के बारे में, उसकी फजीलत के बारे में जो बातें आप सुन रहे थे, उससे सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में उसके बाद जैसे ही खान साहब आए थे, हर तरफ मेरिट का दौर दौरा हो गया था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। एक छोटा सा ट्वीट इन्होंने किया था जिसमें लिखा था, अंग्रेजी में जाहिर है कि ये ट्वीट था, also met with ex-IG Nasir Durrani who had initiated the police reforms agenda in KP. He is heading the police reforms task force in Punjab, and I told him his first priority must be depoliticize the Punjab police force. बहुत बेआबरू होकर आगे नहीं कहूँगा। नासिर दुर्रानी को ये लेके आए, पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन का सरबराह बनाया, और उसी नासिर दुर्रानी के साथ जो कुछ उन्होंने किया, उससे पहले नासिर दुर्रानी का एक बड़ा ज़बरदस्त सा, इंटरेस्टिंग सा, मीनिंगफुल साउंड बाइट मुलाहिजा कीजिए कि नासिर दुर्रानी साहब दरअसल उनकी अप्रोच थी क्या। जो वीवीआईपी है उसको मैंने वीआईपी से ज्यादा ख्याल रखना है, इसलिए कि अगर वीवीआईपी के नुमाइंदे को मैंने ना किया और उसने अगर शिकायत लगा दी तो हम बिल्कुल ही फारिग हैं। अब वीवीआईपी कौन है? अल्लाह ने वो भी बता दिया कि वीवीआईपी कौन है। अल्लाह ने हर चीज डिफाइन की हुई है। वो वीवीआईपी आपको रोज और मुझे मिलता है आके, अल्लाह का नुमाइंदा बन के। उसके पास कार्ड अल्लाह का होता है, और उसकी निशानी ये होगी कि बिल्कुल ही शक्ल से और हुलिये से लवारस लगेगा।
फटे हुए कपड़े पहने होंगे, कमर भी शायद गुर्बत की वजह से झुकी हो। वो है असल में वीवीआईपी, जिसके साथ और कोई नहीं चल रहा। वो ज़हन में आप रखें कि वो अल्लाह का कार्ड लेके आया हुआ है आपके पास, और अगर मैंने उसके साथ अच्छा सलूक ना किया तो वीआईपी वाला तो मुझे सिर्फ ट्रांसफर करता है या करवाएगा, तो वीवीआईपी वाला क्या करेगा? सपोज कि जो ये कह रहे थे ऐसे ये नहीं थे, एक सेकंड के लिए मान लिया जाए, ठीक है, और अगर एक सेकंड के लिए ये भी मान लिया जाए कि ये जो कुछ कह रहे थे ये बिल्कुल ऐसे ही थे, तो नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का? नुकसान किसका हुआ? इमरान खान का? नुकसान किसका हुआ? मेरा और आपका, हम जैसे आवाम का? ये बात समझ में नहीं आ रही। और हैरत मुझे इस बात पे होती है कि पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड, वो जिहादी ब्रिगेड जो होता है, जिसका काम होता है अंधाधुंध हर चीज की तकलीद करना, चाहे कुछ हो, उसने सिर्फ यही कहना है इमरान खान के नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह किसी तरह से लगा दें, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ होता है, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब के साथ होता है, इसी तरह से यहाँ पे भी ये सब जिहाद चल रहा है। ऐसी ऐसी मज़ाक़खेज़ तावीलें पेश की जा रही हैं कि सुन करके अकल दंग रह जाती है। भाई, आपने 1-1.5 माह में कैसे आईजी को जांच लिया कि उसने पुलिस रिफॉर्म्स नहीं की, कि उसने आपके एजेंडे की राह में रुकावट डाली? कैसे आपने नासिर दुर्रानी का नुकसान हो लेने दिया, जबकि आप खुद उसकी मिन्नतें तिरले करके लेके आए थे पुलिस रिफॉर्म्स करने, और जब उसने देखा कि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं तो उसने खुदाफिज कह दिया। जाहिर है इस तरह के लोगों को तो, ये इस तरह के लोग तो मतलब नायाब होते हैं, और नायाब आदमी सरफिरा होता है, इसमें कौन सी दो राय है। इस तरह की मछलियों को जिंदा रहने के लिए जरा ज्यादा वसअत चाहिए, तालाब में पानी ज्यादा चाहिए होता है इनको। आपने क्या किया उसके साथ? आपने उनको घर जाने दिया, इसलिए कि ये यहां पे आपके एजेंडे की तकमील की राह में, तकमील की उसमें रुकावट बन रहे थे वो। अब आप मानेंगे नहीं, एक बड़े चैनल पे एक बड़े जय्यद एंकर को मैंने हकलाते हुए सुना इसी एक मौजू पर। पहले उन्होंने समा बांध दिया पीटीआई के खिलाफ, खुद मेरा खून रगों में खौलने लगा, दिल चाह रहा था कि तलवार निकालूं और जा करके किसी को जो है ना, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद जैसे ही बराबर वाली विंडो में वजीर इत्तलात की रुख रोशन नाजिल हुआ, वैसे ही उनकी हकलाहट मिमियाहट में बदल गई, और वो इनायत कीजिएगा, जवाब इरशाद फरमाइएगा से नीचे ही नहीं आ रहे थे। जाहिर प्लॉट किससे लेंगे? कतई नज़र इसके कि आप इस्लामाबाद से प्रोग्राम कर रहे हैं कराची में, वजीर इत्तलात तो प्लॉट देता है ना, वजीर इत्तलात ही के हाथ में होता है ना सीक्रेट फंड वगैरह। मैं हैरान हूँ, सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है उसका तो चलो समझ में आ रहा है, उसकी दाल दलिया ऐसी चीज़ से चल रही है। आपको तो अल्लाह ने एक नाम दिया, इज्जत दी है, आप क्यों उस तरह की हरकतें कर रहे हैं? पहले आप समा बांध देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि जी इसके बाद ये होगा, पाकिस्तान दलदल में गिर जाएगा, और उसके बाद फवाद चौधरी का रुख रोशन देखा या कोई हुकूमती मिनिस्टर आपके प्रोग्राम में इन हुआ और आपकी टोन चेंज हो गई। अगर पाकिस्तान को 5 मिनट पहले खतरात हैं तो 5 मिनट के बाद वो खतरा किधर चला गया? पीटीआई वाले, ऐसा लगता है कि एमक्यूएम की तरह उनको भी किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसी के साथ साथ अब हमारी जो हुकूमती टोन है उसका भी जरा जायजा ले लीजिए, किस किस किस्म के नादिर और नायाब जो हैं वो बयानात दे रहे हैं। ये हमारी अगली स्टोरी से रिलेटेड है। अगली स्टोरी क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। पाकिस्तान नया मगर कशकोल पुराना। ये कशकोल कौन सा है? ये कशकोल जिसके उयूब गिनवाया करते थे इमरान खान साहब अपोजिशन के दौर में, जिसकी उयूब, जिसके नुकाइस गिनवाया करते थे असद उमर साहब, और बहुत सारे ऐसे लोग जो उस वक्त अपोजिशन में थे और आज जिनके तुक्का लग गया है और जो इस वक्त तक हुकूमत में है। अजीब अजीब किस्म की बातें। यानी इस वक्त आप सुनिए, फैसल वाउडा, सिर्फ एक मिनिस्ट्री मिली है, क्या कह रहे हैं? टैक्स और चीजों के नर्क बढ़े तो उस पर रिलीफ भी दे रहे हैं। पीटीआई फरिश्तों की पार्टी नहीं, लेकिन लीडरशिप में करप्शन नहीं है। हुजूर आप होंगे इमाम काबा के सगे, मुझे क्या लेने देना? ऐन गैन हो जाइए आप। आपसे पहले भी बहुत थे जमीन के ठेकेदार, कहां हैं वो इस वक्त? कोई नहीं जानता। अली जैदी साहब बाबर गौरी की वजारत पे ये मुतमक्किन है, फरमाते हैं कि वजीर आजम ने तो पहले ही कहा था कि मुश्किलात होंगी। मुश्किल तो मुझे भी हो रही है, वजीर की तनख्वाह भी किसी से छुपी हुई नहीं। वजीर तनख्वाह पे कहां चलता है हुजूर? ये कौन सा लतीफा है? वजारत लतीफा गोई आपको सौंपी गई है, वजीर और तनख्वाह, यार कोई मतलब तो की बात करें हजरत। और फरमा रहे हैं सुना है डॉलर 140 रुपए तक जाएगा। ये नहीं बता रहे कि मैं टेम्परेचर चेक कर रहा हूं, ये नहीं बता रहे कि मैं आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म की नवीद मुसर्रत आपको सुनाने वाला हूं। सेनेट में फिर लफ्जी गोलाबारी, फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह में तलकरामी। मुशाहिदुल्लाह साहब के बारे में क्या कुछ कहा, सारा खानदान भर्ती करके पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद इल्जाम सच्चा है तो मैं मुस्तफी हूं, अगर झूठा है तो ये इस्तीफा दें मुशाहिदुल्लाह। रजा रब्बानी साहब गवाही दे रहे हैं कि मैंने सेनेट में कभी इस किस्म का माहौल नहीं देखा।
देयर इज ऑलवेज अ वेरी फर्स्ट टाइम सर, बहुत सारी चीजें जिंदगी में पहली दफा होती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए जब अपोजिशन में थे तो पेट में दर्द होते थे असद उमर साहब के, अवाम 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 इतना रोते थे कि बाज दफा टिश्यू पेपर भी बराबर वाले से मांगना पड़ता था। ये थोड़ी देर पहले जब वो अपोजिशन में थे तो पहले मैं आपको सुनाऊं कि हुकूमतों की अवाम दुश्मनी को किस तरह से वो कोसा करते थे, जरा दिखाना भाई। जरूरी है कि हमने वो बातें जो IMF के साथ एग्री की हैं उनको अवाम के सामने सच्चाई के तौर पर रखा जाए। हुकूमत ने बजट पेश किया, हमने उसी दिन रात को ये कहा कि ये बजट जो है ये महंगाई का तूफान मुल्क में लेके आएगा। हुकूमत उसको डिनाई करती रही। बजट के अंदर GST लगा दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए गए, उसके बाद बिजली के नर्ख बढ़ाते चले गए। मेरे ख्याल में जब भी मोअज़्ज़ज़ फाइनेंस मिनिस्टर साहब वापस आए जी, हमारी दरख्वास्त यही होगी कि मोअज़्ज़ज़ अरकान ऐवान को भी और कौम को भी एतमाद मिलें ताकि हम ये फैसला कर सकें कि ये जो सब अवाम दुश्मन मईशत की पॉलिसीज हमें नजर आ रही हैं, ये इसलिए नजर आ रही हैं कि IMF की डिक्टेशन से हुआ है या वाकई हुकूमत की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो खुद अवाम दुश्मन है। अच्छा, एक और साउंड बाइट मौजूद है जिसमें ये नवीद मुसर्रत सुना रहे हैं कि हम IMF के पास जा रहे हैं, वो साउंड बाइट नहीं चलाऊंगा। पहले की हुकूमत अवाम दुश्मन थी क्योंकि इनके तुक्का नहीं लगा था, लेकिन इस बार इनकी अंधी लग गई है तो वो हुकूमत अवाम दुश्मन नहीं है, ये ऐन अवाम पर एहसान फरमा रहे हैं। बिजली के नर्ख इन्होंने बढ़ा दिए, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए ताकि ये हमको और जूते मारे। गैस के नर्ख इन्होंने बढ़ा दिए हैं। अभी IMF जो गए आंटी क्या नाम है पता नहीं, बड़ा मुश्किल सा नाम है अंग्रेजी में, उनके पास जो लेने के लिए, तो वो समझ रहे हैं कि ईदी लेने गए। उन्होंने पहले ये कहा कि भाई पहले ये तो बताओ चाइना से जो कुछ किया है वो किधर है। वो पहले उन्होंने और टेक्निकल डिटेल मांग रही है, सुना है कि वो बगले झांक रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब, लतीफा गोई के मुकाबला हो रहा है मेरा ख्याल है अली जैदी और इमरान खान साहब में। इमरान खान साहब का लतीफा सुनाओ भाई, क्या कह रहे थे। अब के लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा पीरियड है, ये निकल जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको निकालूंगा इससे, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं। रिलैक्स करें, ये हमारी बदकिस्मती है, एक हमें मुश्किल वक्त से अब गुजरना पड़ेगा थोड़ी देर। और वो क्यों गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब एक कौम करप्ट लीडर्स को बर्दाश्त करती है तो उसको बदकिस्मती से उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। देखा आपने, आप रिलैक्स करें। मैं तो हैरान हो गया ये साउंड बाइट देख के। वो कह रहे हैं आप रिलैक्स करें, पॉपकॉर्न खाएं, ऐसा लग रहा है कि सिनेमा हॉल में बैठा हूं, कोई फिल्म चल रही है और अभी 2 मिनट में सीन चेंज हो जाएगा। हुजूर, जो आपने गैस के नर्ख बढ़ाए वो तो मेरे गले में अटक गए। मेरे का मतलब एक आम आदमी के। जो आपने बिजली के नर्ख बढ़ाए हैं और जो अभी आप वहां से सौगात लेकर के आने वाले हैं खाला से, तो वो कौन भुगतेगा, वो भी तो मैं ही भुगतूंगा। आप कह रहे हैं 6 माह में सब सही कर दूंगा, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली कुछ होने वाला नहीं है। अभी आपको वहां अश्योरेंसेस देनी है कि 6 महीने के बाद आप पहली इंस्टॉलमेंट IMF को कैसे वापस करेंगे। अभी आपको यह बताना है कि आपने बिजली कितनी बढ़ानी है, बल्कि आप क्यों बताएंगे, आप तो मांगने के लिए गए कशकोल की मरम्मत करवा के, आंखों में आंखें डाल के। 70 साल में पहली मरतबा हमने IMF से भीख मांगी है, ये पहली मरतबा नहीं है। मुझे IMF जाने पर एतराज नहीं है, जाओ, एक 2-3 महीने के बाद फिर जाना हो तो चले जाना किसी मर्जी से, आई डोंट माइंड। पहले भी तो गए हम, पहले वालों पे भी मुझे इसीलिए हंसी आती है कि वो आपको तबर्रा कर रहे हैं, जबकि खुद भी वो यही सब कर रहे थे। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि जिन कामों में आपको पहले ऐब नजर आता था, आज वो सब काम आपके लिए जायज हो गए, हलाल ठहरे। मुख्तसर सा वक्त रह गया साउंड, ये एक 2-3 आर्टिकल्स हैं, लेकिन 3 आर्टिकल्स पढ़ने का वक्त नहीं है, 3 आर्टिकल्स के इक्तबासात पढ़ने का वक्त भी नहीं है। एक बहुत रेलिवेंट चीज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, कारोबार हुकूमत, इस आर्टिकल का नाम है। हारून रशीद साहब ने लिखा है, फरमा रहे कोई जाए और जाकर वजीर आजम को बताए कि उलझे हुए मामलात को संवारने के लिए अर्करेजी की जरूरत होती है, घुड़सवारों के से जोशो जुनू की नहीं। इंतहाई अहम तरीन बात, आज के दिन की सबसे खूबसूरत बात। कहा जाता है सैयदना अली करमल्ला वजह से किसी ने सवाल किया, आपके दौर में यह खराबी क्यों है। फरमाया, पहलों के मुशीर हम थे, हमारे तुम हो। कैन यू बिलीव, इसीलिए बाबुल इल्म कहा गया होगा। मैं हैरान हूं, खुदा की कसम, इतनी खूबसूरत बात आज के दिन में पढ़ने के लिए मिली, इसका मतलब है दिन जाया नहीं गया। फरमाते हैं वजीर आजम के इस ऐलान ने हैरान कर दिया कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है, उस्मान बुज़दार पंजाब के वजीर आला रहेंगे। इस्तेहकाम ही मतलूब था तो उस कदर कहना काफी होता। उस्मान का तकर्रुर मैंने किया है, कुव्वत फैसला से वजीर आला महरूम, कारोबार सरकार का तजुर्बा नहीं रखते, अपना माफियूज ज़मीर तक बयान नहीं कर सकते। ऐसे मुश्किल हालात में ऐसा आदमी अपनी टीम की क़यादत कैसे करेगा। असद उमर साहब को नजराना अकीदत जावेद चौधरी ने पेश किया है। मुख्तसर सी बात,
ब्रेक की नवीद आ चुकी है। जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल है, डॉक्टर RU असद उमर। एक आर्टिकल में उन्होंने हवाला दिया एक ऐसे फ्रॉडिये का कि जो अपने आप को दुनिया का सबसे आला और अरफा दिमाग कहता है, 10 काइंड ऑफ नोबेल इनाम जीत चुका है, उसको पुलिस ने अंदर कर दिया। जावेद चौधरी साहब को इख्तलाफ ये है कि अगर एक को अंदर किया है तो असद उमर को पुलिस सलूट क्यों मार रही है। असद उमर भी तो पहले ये कहते थे कि पाकिस्तान के तमाम मामलात का हल मेरी जेब में है। इस वक्त असद उमर की जेब कौन काट करके ले गया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से तो अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराऊंगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। ठीक हैं आप? जी जी बिल्कुल। चले, मैं थोड़ा सा आपको खराब कर देता हूं। अच्छा, ये मुझे बताइए सर, बहुत ही माजरत के साथ मैं 3 खबरें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आपसे बड़ी मुअद्दबाना इल्तमास है कि इनको झुटला कर मेरे दिल की तसल्ली, तशफ़ी और आंखों की ठंडक का एहतमाम फरमाइए। साल की बदतरीन मंदी, स्टॉक मार्केट मुंह के बल आ गिरी, 1328 पॉइंट की कमी, 238 अरब रुपए का नुकसान। ये कोई नुकसान है? इतना सा नुकसान। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 9.13 रुपए महंगा। एक रोज में पाकिस्तानी करेंसी बदतरीन गिरावट का शिकार। सोने के नर्ख बढ़ गए। मुल्की कर्जों में अचानक 900 अरब रुपए का इजाफा। हालांकि ये दोनों बातें पाकिस्तानी सियासत में कोई इतनी मायूब नहीं है, इतनी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, और पाकिस्तानी कौम को इतनी वसअत क़ल्बी का मुजाहरा तो जरूर करना चाहिए कि अगर तब्दीली के नाम पर उनको लूटा जा रहा है तो चुपचाप लूट जाए। पहले भी तो लूटे थे ना, क्या जरूरत है टेंटे करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे 1.5 महीने हुए हैं, और क्या ये 900 अरब का कर्जा जो है ये इमरान खान ने लिया है या हमारे दौर में लिया गया है? चूँकि आपको पता है कि 2011-12 में जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा था वो 6,000 अरब का कर्जा था, और 2018 में ये 30,000 अरब तक पहुंचा। अब आप मुझे बताएं कि आज अगर महंगाई आ गई है तो ये 1 महीने में तो सब कुछ नहीं हुआ है कि ये स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गया है या डॉलर जो है वो ऊपर चला गया है। ये 1 महीने 2 महीने की बात नहीं होती है। ये पूरे जो आपकी माशी पॉलिसी होती है उसका एक तसलसल चला आता है, और वो आके आपको पता है कि इसको रोकने के लिए कितने ड्रामे किए गए, या जो PMLN की जो पार्लियामेंट के बाहर ये ड्रामाबाजी करती है, जो असम्बलियाँ लगाती है, ये क्या इनको नहीं पता था कि ये जो 8,000 अरब रुपए जो इन्होंने लिए उससे स्टेट बैंक से कर्जा लेके मार्केट के अंदर ठोंसा, और फिर स्टेट बैंक से कहा जी नोट छापो। नोट छाप के इन्होंने अपने जो रुपया है वो डिवैल्यू नहीं होने दिया, लेकिन उसका असर क्या हुआ? उसका असर यहाँ हुआ कि बम अभी फटा। अब ये कि हम तो देखें, आवाम से हमने कोई छुपाना नहीं है, हमारे पास हल भी है, लेकिन जाहिर है उसके लिए टाइम तो चाहिए ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम आज आए हैं और गालिब ने कहा था, जो मैंने तो सिर्फ सुना है जो और मैं कोट कर रहा हूं, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अच्छा, ये मुझे बताइए, सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं। एक छोटा सा जिम्नी सवाल, नहीं देखिए, एक जिम्नी सवाल सर करने की इजाजत चाहता हूं। ये मुझे बताइए, पाकिस्तानी कौम पहले ही अपना एक रुखसार सहला रही थी कि दूसरी तरफ से बिजली की कीमतें भी जो हैं वो आगे पीछे हो गई। ये मुझे बताइए, ऐसे एक वक्त में कि जब सामने वाला रो रहा हो, आप उसके सर पे हाथ रखते हैं, दस्ते शफकत रखते हैं कि आप उससे मजाक करते हैं। ऐसे वक्त में इमरान खान साहब टेलीविजन पे अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि रिलैक्स करें। उनका जुमला था रिलैक्स करें, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। ऐसे में पता नहीं क्यों ये धमकी सा लगा कि उन्होंने कहा कि अभी पहले भी उन्होंने कहा था कि इनको मैं रुलाऊंगा, उसके बाद फिर पब्लिक रो रही है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। इसका मतलब जुज़वी तौर पे कहीं इत्तेफाक तो नहीं कर रहे हैं खुदा न खास्ता? देखिए, असल में देखिए, ये जो मुश्किल वक्त है ना, सारे हर कौम पे आता है, लेकिन लीडर वो होता है जो मुश्किल वक्त से कौम को निकाल सके। अब देखिए, ये जो सारी चीज़ें आपकी अपनी बजाय हम भी देख रहे हैं, हम भी इसी कौम का हिस्सा हैं, हम भी इस महंगाई से गुजर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि हुकूमत ने सिर्फ 10% गैस महंगी हुई है ना, 10% सिर्फ आवाम की। तो आप मुझे बताएं कि क्या इससे पहले गैस महंगी कभी नहीं हुई? 40-50% महंगी होती रही। आप जो कह रहे हैं यकीन कीजिए, बखुदा मैं हल्फन कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पता है क्या,
मैं सिर्फ आपको एक चीज पे ले जाना चाहता हूँ कि हर सर्दी में गैस महंगी होती है, लेकिन इस दफा सिर्फ गैस महंगी, बिजली महंगी नहीं हुई है। सर हो जाएगी, आप चले गए ना अहमद के पास। 10% गैस महंगी हो गई तो हर चीज आपको महंगी नजर आ रही है। क्यों? इसलिए कि देखिए सरिया के कारखाने किसके हैं, सीमेंट के कारखाने किसके हैं, ये तो देखिए अभी जो कर्जा लिया गया है वो कर्जा हम अब ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं कि जी अब हमने कर्जा ले लिया और हमने जो है ना अपने जान छुड़ा ली, इस तरह नहीं होगा। जो कर्जा अब तक लिया गया है 30 सालों में या कम से कम 10 सालों में, उसका कम से कम हम कौम को बताएंगे कि कहाँ लगा है वो पैसा, क्योंकि 30,000 अरब बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। ये 30,000 अरब अगर पाकिस्तान में लग जाते तो ये पाकिस्तान ऐसा होता, आज हम यहाँ खड़े होते। देखिए IMF का जहां तक मसला है सर, मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ एक बात कहूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप जितनी बातें कर रहे हैं ना मोस्टली बातों से मुझे इत्तेफाक है। और मैं एक बात और भी बताऊं, अभी इंशाल्लाह शो खत्म होने से पहले सोशल मीडिया विंग आपका मुझ पे तबर्रेबाजी शुरू कर देगा। आई डोंट इवन केयर दैट, करें। लेकिन पता है क्या मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि आपसे एक उम्मीद की किरण लोगों को नजर आई थी। आप सब कुछ करते लेकिन आप CNG महंगी नहीं करते, आप गैस की प्राइसेस वहीं रहने देते, आप पेट्रोलियम के नर्ख में आवाम को जो है वो रिलीफ देते, उसके बाद आप किसी मिनिस्टर को चौक पे लटका देते। आई डोंट माइंड, आप इसहाक डार को गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए लेके आते, मैं आपके साथ चलता अपने पैसों से। आप जितने बड़े बड़े फिरौन यहां इस धरती पे बैठे हुए मूंग दल रहे हैं, हिफाजती जमानत करा के बैठे हुए हैं, आप उनके गलों में तोक डाल देते, मैं आपके साथ होता बखुदा। ये दूसरे एंकराने करा हो या ना हो, वो अपने कारोबार में खुश रहे, अल्लाह उनको लेकिन सर आपने पहला कीमा करने के लिए अवाम का इंतखाब किया। आपकी देखें ये जो आपने बातें की ना, मैं बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये जो वही आवाम है ना जिसने 30 सालों तक नवाज शरीफ को बर्दाश्त किया, तो अभी कम से कम एक 3 महीने ये उसी का तसलसल चला रहा है, हमने इसमें कोई इजाफा नहीं किया है। मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूं कि हमारे 3-4 महीने बाद आप देखेंगे हमारे पास प्लान है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना मेरे भाई। ये जो 30,000 अरब रुपए का जो कर्जा चढ़ा है ये किसी ने तो देना है ना, किसने देना है? पाकिस्तान की कौम ने देना है ना, क्योंकि जो पिछले गुजरे उन्होंने यही कहा है ना कि हमने तो पाकिस्तानी कौम पे खर्च किया है। तो अभी तो देखिए हिसाब किताब के लिए भी वक्त हमें बहुत पड़ा है। हमने 10 साल का फाइनेंस डिपार्टमेंट से कह दिया गया है कि आप हमें बताएं कि जो कर्जा अभी कहा अभी तो हिसाब किताब के लिए वक्त बहुत पड़ा है, पे लगा है। ये सियासी बयान है, ये धमकी है। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम हम मालूम तो कर लेना फाइनेंस डिपार्टमेंट से, महकमा फाइनेंस से, कि भाई ये जो पैसा आया है ये कहाँ लगा है 10 सालों में, ताकि हम अपनी कौम को तो बता सके ना कि ये जो हमारे शहनशाह लोग गुजरे हैं इन्होंने जो क़यामत ढाई है, शौकत यूसुफ बड़े मजे करते रहे। मैं एक बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप माशाल्लाह शरीफुन नफ्स आदमी हैं, बड़ी तामुल से आप मेरे वार को भी झेल जाते हैं, उसके बावजूद दोबारा मुझे वक्त दे देते हैं। मैं आपको नाराज करके कोई नुकसान नहीं करना चाहता अपने प्रोग्राम का और अपने चैनल का, लेकिन एक बात बताऊं, ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं पता है आपको? ये सारी बातें मैं हुब्बे अली में कह रहा हूं बखुदा, इसलिए कि मुझे इस मुल्क का भला मकसूद है। मुझे भी आवाम की तरह ये लगा करता था और आज भी मैं इसलिए तनकीद कर रहा हूं क्योंकि मुझे जो है वो बहाली मकसूद है इस मुल्क की मईशत की, और मैं ये चाहता हूं कि ये कार्य खैर आप ही की हाथ से हो जाए। मुझे सिद्दीकी साहब आपके जज्बात की कदर है। मैं भी पाकिस्तानी हूं और मैं भी इमरान खान के पीछे जब आया था ना 96 में, तो यही ख्वाब लेके आया हूं और मुझे पूरा एतमाद है इमरान खान के ऊपर। अभी देखिए 1-1.5 महीने गुजरा, अब हम ये जो है ना पुरानी पॉलिसियों पे जो मसला बना हुआ है वो हम इमरान खान के खाते में डालें, तो देखें ना लोगों ने तो वोट इमरान खान को दिया है ना और बड़ी उम्मीदें बांधी है ना। तो इतने अरसे तक इन चोरों लुटेरों को जो बर्दाश्त किया है, तो 6-7 महीने आप देख लेना, अगर इमरान खान कोई चेंज नहीं ला सका तो फिर तो मैं भी आपके साथ हूँ, आप भी होंगे, लेकिन फिलहाल जो है ना ये बड़ी ज्यादती होगी कि पूरा 40 सालों का मलबा जो है वो हटाने में अच्छा सर एक बात आपको बताऊं, मुझे यहाँ ब्रेक पे जाना है, आपकी आमद का शुक्रिया भी अदा करूंगा, लेकिन आपसे उससे पहले आपने जो बात की है ना, मैं आपको अपना ही एक शेर जो अभी गाड़ी चलाते हुए मेरे दिमाग में आया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको अपना ही शेर इनायत करता हूं। हालांकि मुझे पता है पाकिस्तान में IPR इंप्लीमेंटेशन नहीं है, थोड़ी देर में कोई साहब इसको अपने नाम से फेसबुक पर डाल देंगे। अपनी किताब भी मुझे दें। जी बिल्कुल, वो किताब पढ़ने लायक नहीं है सर। अच्छा मैं आपको शेर सुना देता हूं। खबर है किस अजाब में हूं,
खबर है किस अजाब में हूं, सफर में हूं और शराब में हूं, हकीकत तल्ख है इतनी, ओहो, इसलिए आलम ख्वाब में हूं। अल्लाह से दुआ है कि ये ख्वाब आंखों में इनकी किरचियां ना चुभें। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगी हिदायत का, आपकी हिदायत का और हमारे लिए मंजिल का बंदोबस्त फरमाए। नाज़रीन, इसी एक शेर के साथ जो कि ज़ाती तौर पर रावी का अपना था, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो नसर निगारी पर ज़रा तवज्जो देंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शैला रजा, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैम, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे खुशी है कि मैंने बड़े अरसे बाद फिर आपके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। मैम, ये मुझे बताइएगा, हम बात करने जा रहे हैं थर में होने वाली अमवात पर। हर साल ये अमवात होती हैं मैम, और हर साल तावीलात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। कायम अली शाह साहब से लेकर मुराद अली शाह साहब तक सिंध में वजीर आला तो बहुत बदले, लेकिन सिंध के लोगों की हालत या थर के लोगों की हालत इन पर्टिकुलर है, तो आपके ख्याल में क्यों नहीं बदल पाई? अच्छा, शुक्रिया आरफीन। देखिए, ऐसी बात नहीं है, जब पाकिस्तान नहीं भी बना था जब भी थर पे बात होती थी, लेकिन आज हम UNDP और जो है काफी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे काम कर रहे हैं। और न्यूनेटल डेथ रेट जो है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो 50% डिक्रीज डाउन हुआ है, यानी 1000 में से जो 300 के करीब बच्चे मर जाते थे वो अब 150 से कम है। और उसकी वजह जो बहुत बड़ी है वो ये है कि हम इस कस्टम को नहीं तोड़ पा रहे थे कि 8 साल की बच्ची की, 9 साल की बच्ची की शादी रुकवा दें। और ये एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि अर्ली एज में मैरिज, फिर प्रेगनेंसी और फिर उसके बाद जो है गुर्बत तो है ही, मेल न्यूट्रिशन है ही, और वहाँ का लाइफ स्टाइल जो है उसमें अगर शौहर भी नहीं कमाता और घर का सबसे बड़ा मर्द और कोई घर की सबसे बड़ी औरत ये कर रही है और अपने रस्म रिवाज के मुताबिक उस वहाँ पे फिर आबादी भी बढ़ रही है, तो फिर एक प्रेगनेंसी तो शायद अफोर्ड कर लेती है एक कमजोर माँ, लेकिन उसके बाद बच्चा और माँ दोनों नहीं अफोर्ड कर पाते। तो ये एड्रेस करना, अवेयरनेस देना, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि PPHI और हैंड्स के साथ मिलकर काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे कि स्क्रीनिंग से गुजारा गया वहाँ पर बूढ़े लोगों को, लैक्टेटिंग मदर यानी कि दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं और 5 साल तक के बच्चों को, और फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ देयर बॉडी, जो उनके जिस्म की डिमांड थी कि उसमें किन चीज़ों की कमी है, वो उन्हें फूड दिए गए। वो फूड फेंके हुए मिलते थे। अगर बच्चों को कोई मोशन या कुछ हो रहा है, एक तो देर से लाते हैं, फिर ORS या कोई चीज़ दी जाए तो वापसी में फेंक के चले जाते हैं। मैम, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं 2 फैक्टर्स और आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहूंगा। PPP चेयरमैन को ब्रीफिंग में बताया गया कि 100 में से 60 RO प्लांट थर में बंद हैं। बिलावल भुट्टो का इजहार नाराजगी। वजीर आला सिंध फरमाते हैं थर के लोगों को एक मीठे पानी की सहूलत ही मुयस्सर थी जो बंद हो गई। RO प्लांट्स की बहाली के लिए 33 करोड़ 67 लाख रुपए जारी। थर मुतासरीन से धोखा, इमदादी गंदुम में मिट्टी और कचरा शामिल, गंदुम में रेती और लकड़ी का बुरादा भी मिलाया गया। ये कुछ और फैक्टर्स नहीं है मैम थर के लोगों की ज़बूहाली? एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 600 RO प्लांट हैं जिसमें 101 जो थे वो वर्किंग नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी हर थोड़े दिन बाद या कुछ उसमें मेम्ब्रेन चेंज होती है। लेकिन क्योंकि 3 महीने का बजट पास हुआ था और उसके बाद जो बाकी 9 महीने का पास हुआ उसकी एलोकेशन और उसमें जो एक ऑफिशियल मैटर्स होते हैं उसकी वजह से 600 में से ये 101 के करीब प्लांट्स में मसला आया था। मेरी गिनती आपसे ज्यादा है, लेकिन हमें सच बोलना चाहिए ना, तो मैं उसी को शेयर करूंगी। तो फिर वो रुपीस जारी हुए। अच्छा, जहाँ तक गंदम की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अलावा कभी किसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट गंदम नहीं दी है, और हम ही हैं जो गंदम बांटते हैं
अच्छा, ये गंदम जो है ये वही गंदम होती है जो गवर्नमेंट खरीदती है, और जब ये जाती है पिसने और दूसरे अमल में तो इसकी सफाइयाँ फिर वहाँ पे शुरू होती हैं। लेकिन क्योंकि ये पहले स्टेज में खरीदी भी होती है तो ये जाती है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि मैं दोबारा कहूँगी कि अगर आप वहाँ के फोक गीत भी उठा के देखें तो उसमें थर में जो कस्टम है वहाँ पे पानी भर के लाना, घर का काम करना, ये सारे जो है ना ये औरत के हैं। वहाँ के मर्द मुझे कहना पड़ता है कि इस तरह से काम नहीं करते जिस तरह दूसरे इलाकों में गांव वगैरह में मर्द काम करते हैं। मैम, आपकी इसी बात से एक मुख्तसर सा सवाल मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं, और अगर आप जवाब इनायत करें तो फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर, खुद थर जाऊंगा, लोगों को मरने नहीं दूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जरदारी बिलावल अपना पैसा थर में खर्च करें, चीफ जस्टिस की अपील। क्या कहेंगी मैम? भाई, चीफ जस्टिस तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका राइट है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2016 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, यूनियन काउंसिल बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। ये पहले कनकोट में और शिकारपुर में शुरू हुआ था, फिर थर में भी गया, अब उमरकोट, सांगड़ और बहुत सारी जगह पे ये भी हो रहा है। और इससे बहुत ज्यादा यूनियन काउंसिल को मौका मिला है, और ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे अब बेहतर है एक सूरत हाल। मैं तो चाहती हूँ चीफ